Unacademy. Let's crack it. आज हम जो बात करने वाले हैं वो है जर्नी आफ्टर यूपीएससी मेंस। सी अभी वी ऑल नो कि मेंस एग्जाम खत्म हो गए हैं और ये क्लास मेनली उन लोगों को वैसे टारगेटेड है जो जिन्होंने अपने ये मेंस के पेपर अभी लिखे होंगे। लेकिन इन जनरल भी कोई भी इसको सुन सकता है बिकॉज बहुत बार ऐसे हमारे मन में डाउट्स होते हैं कि मेंस के बाद क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और इसके अंदर हम ऑल दो इन जनरल ही बात करने वाले हैं कि मेनली तो इसके अंदर हम इंटरव्यू प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे। सो जैसे मैंने जब मेंस अपने लिखे थे उसके बाद हमारा लगभग 2.5 महीने के अराउंड रिजल्ट आता है। 2.5 से 3 महीने हम उसको मान के चल सकते हैं, 2 महीने तो मिनिमम मान के चल सकते हैं। तो जब ये जो 2 महीने होते हैं हम इनको कभी हमें ब्लैंक नहीं छोड़ना चाहिए, इसके अंदर कुछ ना कुछ हमें जरूर करना चाहिए। तो वो क्या होना चाहिए एग्जैक्टली उसके लिए हमारे पास दो ही ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। एक होता है कि हम इंटरव्यू की प्रिपरेशन करें। जो लोग थोड़े से श्योर होते हैं कि उनके मेंस के पेपर काफी अच्छे गए हैं और जिन्होंने स्पेशली एक दो बारी मेंस पहले से लिखे भी होते हैं वो लोग तो और बेटर एनालिसिस कर पाते हैं कि इस बार उनका एग्जाम कैसा गया है। तो उसके बेसिस पे वो थोड़े श्योर होते हैं कि मे बी वो अपना मेंस निकाल लेंगे और वो लोग सीधा इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। और कुछ ऐसे भी एस्पिरेंट्स होते हैं जिनके मेंस अच्छे नहीं गए होते हैं, जिन्होंने हो सकता है कि फर्स्ट टाइम मेंस लिखे हो, उनके क्वेश्चंस छूट गए हो या कोई एक पेपर हो एक दो पर्टिकुलर जो उन्हें उन्हें गट फीलिंग है कि वो बिल्कुल अच्छे नहीं हुए हैं या उन्होंने क्वेश्चन उनको समझ नहीं आया, उसकी डिमांड एड्रेस नहीं किया, तो उनको डाउट होता है कि उनका मेंस क्लियर होगा या नहीं। तो ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए? जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक ये जो 2-3 महीने हमारे इस टाइम को हमें कैसे यूटिलाइज करना चाहिए उसके बारे में ही आज हम बात करते हैं। सो सी सबसे पहले हम उन लोगों के बारे में बात करते हैं जिनको लगभग श्योर है कि उनका मेंस क्लियर हो जाएगा। वैसे अगर अभी जो भी लोग देख रहे हैं आप में से अगर किसी ने मेंस लिखा है तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपका मेंस कैसा हुआ आपके अकॉर्डिंग। सी ऑल्दो वो तो यूपीएससी ही जज करेगा, बट स्टिल एक खुद की भी हमारी एक फीलिंग होती है कि हमारे एग्जाम्स कैसे गए हैं, अच्छे हुए हैं नहीं हुए हैं। तो अगर आप में से किसी ने मेंस लिखा है तो कोई बता सकता है कि उसको कैसा लग रहा है अभी, कैसे हुए हैं एग्जाम? आई थिंक आप में से किसी ने यहाँ पे मेंस, ओके मंजीत आपने मेंस लिखे हैं। ग्रेट, एंड व्हाट वाज योर ऑप्शनल सब्जेक्ट? एनीबडी है जिसने पबैड ऑप्शनल के साथ मेंस लिखा हो? सो हाउ वाज द एग्जाम? हिंदी साहित्य, ओके ग्रेट। सो आई होप कि आपके पेपर अच्छे हुए हों एंड ऑल द वेरी बेस्ट कि आपका क्लियर हो जाए। नॉट बैड बट फीलिंग लाइक आई वुड हैव डन बेटर। ओके ग्रेट आकाश। डेफिनेटली अगर आपको ऐसी फीलिंग है कि आपने अच्छा किया है तो उसके आउटकम्स भी अच्छे होते हैं। जैसे मैंने जब अपने मेंस लिखे थे तो मुझे थोड़ी सी अंदर से ये फीलिंग थी कि मेरे मेंस अच्छे हुए हैं ठीक ठाक, तो इसलिए तो एंड अकॉर्डिंगली आई क्लियर इट। तो खुद की आप अपनी थोड़ी सी फीलिंग पे थोड़ा रिलाई कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं आपका जो अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा कि आपको क्या करना चाहिए। सी स्पेशली जिनको लगता है कि उनका क्लियर हो जाएगा तो आप लोग अपने पर्सनालिटी टेस्ट की के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर सकते हैं। पर्सनालिटी पर्सनालिटी टेस्ट के अंदर सी आपको ना कुछ बातें पहले ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि एग्जैक्टली ये होता क्या है। पर्सनालिटी टेस्ट को जिसको हम इंटरव्यू स्टेज बोलते हैं अपनी, उसके अंदर ना कुछ ऐसी पर्टिकुलर चीजें हैं जो क्लियरली मेंशन्ड है यूपीएससी की गाइडलाइंस में एंड इन जनरल जो भी आज तक की ऑब्जर्वेशंस है उसके बेसिस पे ये है कि सी आपका ये जो पर्सनालिटी टेस्ट होता है ये क्या क्या चीजें आपके आपके अंदर जज करता है। तो आपका मेंटल कैलिबर, आपकी इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज, सोशल ट्रेट्स, आपके इंटरेस्ट कितना है, आपके करंट अफेयर्स, आपके आसपास जितनी भी चीजें हो रही हैं उन चीजों की कितनी बेटर अंडरस्टैंडिंग है आपको। उसके अलावा सी आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज है जो ये जज करता है। सो मेंटल अलर्टनेस,
critical powers of assimilation, clear and logical exposition, balance of judgment, variety, depth, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज, इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल इंटेग्रिटी। ये कुछ ऐसी बेसिक सी क्वालिटीज हैं। ये बहुत ही ना हैवी वर्ड्स हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, बट आप है ना अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में समझो, इसका सिंपल सा ये मतलब है, जो आपके वहाँ पे पर्सनालिटी टेस्ट हो रहा है वो सिर्फ आपके अंदर कुछ चीजें देखना चाह रहे हैं कि आप एक सिविल सर्वेंट बनने के लिए लायक हो या नहीं। ये सबसे सिंपल टर्म्स में ये चीज है कि आपके सामने कल को एज अ सिविल सर्वेंट बहुत सारे चैलेंजेस आ सकते हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बहुत ही मेंटल प्रेशर आपको हैंडल करना पड़ सकता है। तो वो सब चीजें आप कैसे हैंडल कर पाओगे, क्या क्या आपके अंदर ऐसी क्वालिटीज है जिनके बेसिस पे आप उस प्रेशर को हैंडल कर पाओगे और अच्छा काम कर पाओगे, लोगों को सर्व कर पाओगे। तो उन सब चीजों के लिए आपकी अब सी ऐसा तो है नहीं कि आप बहुत जल्दी अपनी पर्सनालिटी को इस तरीके से बिल्ड कर लोगे, या फिर आप वहां पे जो 30 मिनट्स आपके होते हैं उसके अंदर आप उन लोगों को ऐसा दिखाकर आ जाओगे कि आप कितने महान हो। इस तरीके से ये चीज काम नहीं करती है। आपको अपनी पर्सनालिटी को थोड़ा सा ग्रूम करना पड़ता है। जब हम प्रीलिम्स के डिस्कशन वाली इसमें बात कर रहे थे, ओवरऑल जब आप स्टार्ट करते हो प्रिपरेशन, तो वहां पर भी मैंने आपको बताया था कि आप स्टार्टिंग से किस तरीके से अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम कर सकते हो। बट अभी सेंस अगर कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं भी है कुछ, तो आप इस टाइम पे एग्जैक्टली क्या क्या चीजें कर सकते हो जिससे आपकी पर्सनालिटी थोड़ी सी इनहैंस होगी, या एटलीस्ट उस डायरेक्शन में बिल्ड होना स्टार्ट होगी जहां पर आप इंटरव्यू के लिए अपीयर हो सकते हो। मैंने यहाँ पर एक कुछ आपको बेसिक सी चीजें लिखी हैं, इनको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कि आप क्या क्या करो अभी। सबसे पहला है आपका करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज है जिसको आप बिल्कुल भी मत छोड़ना। नो मैटर आपने एग्जाम लिखा है नहीं लिखा है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो क्लियर होगा या नहीं होगा, अगर आप करंट अफेयर्स के साथ आपको कॉन्टिन्यूसली टच में रहना है, और उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करो। वैसे आप पहले भी पढ़ते होगे, बट डेफिनेटली वो जब हम मेंस की प्रिपरेशन करते हैं तो वो हमारा थोड़ा सा छूट जाता है। पिछले 1-2 महीने में हमें सब रिवाइज करना होता है, तो मोस्टली जो लोग होते हैं जो मेंस लिख रहे होते हैं वो लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे होते हैं। तो आप अभी क्या कर सकते हो, अभी आपके पास लगभग फ्री टाइम है थोड़ा सा, तो आप इसके अंदर ना 1 या 2 न्यूज़पेपर रीड कर सकते हो। अगर आप एक अखबार भी रीड कर रहे हो तो उसके साथ आप ट्राई करो कि आप है ना दूसरे आर्टिकल्स जरूर रीड करो, जैसे कि आपके ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के आर्टिकल्स होते हैं, आपके लाइव मिंट के आर्टिकल्स होते हैं। कुछ अगर आप द हिंदू पढ़ते हो तो आप इंडियन एक्सप्रेस के अंदर एक ओपिनियन सेक्शन आता है, आप उसको जरूर पढ़ना, उसको आप पढ़ सकते हो। उसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया बोलते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया इसके लिए इंटरव्यू के लिए कुछ लोग टाइम्स ऑफ इंडिया भी सजेस्ट करते हैं। उसके अंदर कुछ पर्टिकुलर अच्छे आर्टिकल्स आते हैं, तो मैंने क्या किया था कि टाइम्स ऑफ इंडिया का ना सब्सक्रिप्शन ले लिया था अपने फोन में ही, और जो उसके कुछ अच्छे आर्टिकल्स आते थे टाइम्स ऑफ इंडिया एंड इकोनॉमिक टाइम्स एज वेल, इकोनॉमिक टाइम्स का भी मेरे पास सब्सक्रिप्शन था। और ईटी का ना एक स्पेशल सेक्शन आता है कुछ, आई गेस ईटी प्लस या स्पेशल करके कुछ आता है, उसके अंदर कुछ बहुत अच्छे आर्टिकल्स आते हैं, आप उनको डेफिनेटली रीड कर सकते हो। ये सब क्या करेंगे, ये सब आपका ना ओपिनियन बिल्ड करने में आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि मेनली इंटरव्यू के अंदर जो एक डिस्कशन होता है ना वहां पर, तो वो कोई आपकी नॉलेज टेस्टिंग के लिए नहीं होता है, वो वही बात है, पर्सनालिटी टेस्ट करने के लिए होता है, और पर्सनालिटी हमेशा ओपिनियन से रिफ्लेक्ट होती है ना कि नॉलेज से। आप कितना फर्म आप स्टैंड ले सकते हो किसी पर्टिकुलर चीज के ऊपर। मुझे ये कैसे इस चीज ने कैसे हेल्प किया था, मैं आपको एक छोटा सा एक इंस्टेंस शेयर करती हूँ अपने इंटरव्यू का। मेरा जो एक मेंबर थे, तो उस टाइम पे ना अभी भी इनफैक्ट दिल्ली में प्रॉब्लम थी स्ट्रीट डॉग्स की। तो मुझसे एक मेंबर ने ये क्वेश्चन पूछा था कि अगर आप दिल्ली में एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर हो, आप उसको हैंडल कर रहे हो, तो आप अपने एरिया के अंदर स्ट्रीट डॉग्स की प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करोगे। अब होता क्या है कि वैसे अगर आप इन जनरल जब आपने इतना सब पढ़ लिया है, आप इतने मेंटली प्रिपेयर्ड हो, आपने मेंस एग्जाम लिखा है, उसको क्लियर किया है, तो आप इस क्वेश्चन को ना जनरली बता सकते हो कि आप कैसे हैंडल करोगे, कुछ 1-2 अच्छे पॉइंट्स। लेकिन मुझे ये न्यूज़पेपर सेक्शन ने कैसे हेल्प किया था, दिस वाज समथिंग लाइक कि यूनिवर्स इज आल्सो हेल्पिंग यू, या आपने पहले से कुछ ऐसी चीजें पढ़ी हैं और उसी पे क्वेश्चन आ गया। तो ये मेरे लिए ऐसा था, मैंने ना 3-4 दिन पहले ही टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर एक आर्टिकल आया था ये स्ट्रीट डॉग्स की प्रॉब्लम को हैंडल करने के ऊपर, और इसके अंदर बहुत अच्छे सजेशंस उन्होंने ना उस आर्टिकल में लिखे हुए थे कि कैसे इस प्रॉब्लम को अच्छे से आप हैंडल कर सकते हो विदाउट बीइंग एन एक्सट्रीमिस्ट, या विदाउट बीइंग वेरी काइंड।
तो एक बैलेंस्ड काइंड ऑफ सजेशंस थे उसके अंदर, एंड वेरी फॉर्चुनेटली मुझे वो बाय चांस एकदम से ना वहाँ पे याद आ गए जब सर ने ये क्वेश्चन पूछा। तो मैंने उनको वही सजेशंस वहाँ पे दिए, एंड समवेयर उनके फेस से ऐसा लगा कि ही वाज सैटिस्फाइड विद दैट आंसर, बिकॉज उन्होंने काउंटर क्वेश्चन नहीं किया था उसके बाद। विद अ स्माइल ही सेड ओके। तो somehow I think this is my personal opinion, I think कि ये इस चीज ने मुझे हेल्प किया था। तो आप ये जरूर करो, आप अपने आर्टिकल्स रीड करो। उसके अलावा नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, सी इंटरव्यू के जब हम इंटरव्यू की बात करते हैं तो ना मोस्टली हमारे दिमाग में ना ये चीजें आती हैं, हॉबीज वगैरह, क्योंकि ये सबको पता होता है कि ना ये डैफ में भरनी होती है और इसके ऊपर आपका इंटरव्यू चलता है, और इसके ऊपर लोग इतनी रिसर्च करते हैं कि क्या हॉबी फिल करे क्या नहीं करे। कुछ लोग है ना गलत भी फिल कर देते हैं, जिसकी वजह से वो लोग फंस जाते हैं, वहां पे झूठ लिख देते हैं, या फिर हो सकता है कि कुछ जेन्युइनली भी उनकी कोई हॉबी हो, बट वो उतना अच्छे से उसको फॉलो नहीं करते हो, या फिर उनको उतनी नॉलेज ना हो उस चीज के बारे में, और वो उसको लिख देते हैं और फिर से वो फंस जाते हैं अगर कोई क्वेश्चन वहां पे पूछ ले और वो उसको आंसर नहीं कर पाए। तो आप है ना अभी इस टाइम पे अपनी इस चीज के ऊपर बहुत ध्यान दे सकते हो। अगर आपकी अच्छी हॉबीज हैं तो आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हो डेली बेसिस पे, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो ऑल्दो हमारी कितनी भी अच्छी हॉबीज हो या कितनी भी हमें पसंद हो, पर इतनी ज्यादा पढ़ाई के साथ हम बहुत बार उनको फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो अभी आपके पास जो टाइम है ना, अपने 2-3 महीने में आप अपनी हॉबीज को प्रैक्टिस कर सकते हो, उनको नरिश कर सकते हो और एनरिच कर सकते हो उनको, उनके बारे में ना आप थोड़ी सी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी गैदर कर सकते हो। क्योंकि सी अल्टीमेटली ना बहुत बार ऐसा होता है कि आपसे ना फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पूछ ली जाती है आपकी हॉबीज से रिलेटेड चीजों के ऊपर। सो जैसे मेरी हॉबी थी ना, सो मेरी हॉबी वाज सेमी क्लासिकल डांस। तो सेमी क्लासिकल डांस ये ना अपने आप में एक नई टर्म है, और दिस इज लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्लासिकल एंड कंटेम्प्रेरी डांस। तो मैंने ये सीखा भी हुआ है, मैंने क्लासिकल भी सीखा हुआ है कथक, बट कथक बहुत वास्ट हो जाता मेरे लिए भी उसके ऊपर इंफॉर्मेशन गैदर करना, और मैंने उतना ज्यादा प्रोफेशनली कथक नहीं सीखा हुआ है, इसीलिए मैंने कथक वहां पे मेंशन नहीं किया था। मैंने मोस्टली सेमी क्लासिकल डांसेस सीखे हुए हैं, मैंने कुछ फोक डांसेस सीखे हुए हैं, तो इसलिए उन सब का मिक्सचर ही सेमी क्लासिकल होता है, जब आप बहुत सारी चीजों को मिक्स कर देते हो। तो इसलिए मैंने वो लिखा था यहाँ पे। तो बट मुझसे इस चीज के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा था। मेरी सेकंड हॉबी थी राइटिंग डायरी, राइटिंग पर्सनल डायरी रादर। सो राइटिंग डायरी और पर्सनल डायरी ना दोनों अलग अलग चीजें हैं। जब आप डायरी लिखते हो ना खाली, सो दैट मीन्स आप उसको पब्लिश भी कर सकते हो, या आप उसके अंदर है ना कुछ ऐसी चीजें लिख रहे हो जो पब्लिक ओपिनियन को भी इम्पैक्ट कर सकती है। लेकिन पर्सनल डायरी सिंपली मीन्स कि आप अपनी उसमें पर्सनल फीलिंग्स लिख रहे हो, आपकी पर्सनल हैपनिंग पूरे दिन का, जो भी आपकी दिनचर्या रही है, या फिर आपका आपके साथ कुछ अलग घटना घट गई है, तो आप उन चीजों के बारे में उसके अंदर लिखते हो। तो यहाँ पर है ना कुछ बहुत ज्यादा ऐसा कोई प्रोमिनेंट क्वेश्चन बनता नहीं है कि आपसे ना कोई इस चीज को ना एक्चुअली कोई फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं पूछ सकता है आपसे इसके ऊपर। तो इसलिए मैंने बहुत स्मार्टली इसको यहाँ पे लिखा था, और मैं ये एक्चुअली करती हूँ, आई राइट पर्सनल डायरी में, ब्लॉग्स भी लिखती हूँ। उससे पहले एक टाइम था जब मेरे को रिलेशनशिप इश्यूज के ऊपर भी मैं ब्लॉग्स लिखा करती थी, बट अगेन उसको मैंने मेंशन नहीं किया था। तो हम बहुत ही स्मार्टली हमें कुछ चीजें अपने डैफ में मेंशन करनी चाहिए। डू नॉट प्ले वेरी ब्लाइंड, प्ले स्मार्ट व्हेन यू आर फिलिंग डैफ एंड व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस पर्सनालिटी टेस्ट। क्योंकि अल्टीमेटली ना आपकी स्मार्टनेस और आपकी ऑनेस्टी यहाँ पे डिसाइड करती है आपके मार्क्स। जैसे मुझे 193 मिले थे, 193 बहुत ही अच्छे मार्क्स में काउंट होते हैं इंटरव्यू के अंदर। सो आप भी अपना थोड़ा सा स्मार्टली इन चीजों को हैंडल करना। सो डेफिनेटली आप अपनी हॉबीज के ऊपर काम करो, एंड इन केस आपकी कोई हॉबी नहीं है, सी तो आप है ना ऐसे बहुत सारे बच्चे आपने देखे होंगे जिनकी कोई हॉबी नहीं होती, या फिर होती भी है बट इतनी कुछ लिखने लायक नहीं होती, तो वो सेक्शन को ब्लैंक छोड़ देते हैं, विच इज अगेन नॉट अ वेरी बैड थिंग। यू आर जस्ट बीइंग ऑनेस्ट कि नहीं है हॉबी तो नहीं है, आप उसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। बट अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है ना कि कुछ भी आपको थोड़ा बहुत भी पसंद है और आप उसको थोड़ा सा प्रिपेयर कर सकते हो, तो वो आप यहाँ पे लिख दो, मतलब रादर देन लीविंग इट ब्लैंक। बट इन एनी केस अगर बिल्कुल ही कुछ नहीं है तो आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, वो कोई गलत चीज नहीं है। देन नेक्स्ट कम्स, मैं इस सबको इरेज कर देती हूँ थोड़ा। देन नेक्स्ट आपका आता है नो योर स्टेट सिटी विलेज। सी ये आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि जैसे मुझसे जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया ना अभी, जो स्ट्रीट डॉग वाला मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था, वो अल्टीमेटली ना दिल्ली से ही उठ के आया था। सो मेरे पास है ना, मैं दिल्ली से हूँ, आई कम फ्रॉम दिल्ली।
सो मेरे पास दिल्ली से लगभग 4 to 5 क्वेश्चंस थे। जैसे कि एक हमारा जो हमारी ये म्युनिसिपल बॉडीज के अंदर जो इश्यूज चलता रहता है, देन हमारा एलजी सीएम कॉन्फ्लिक्ट, इसके ऊपर भी क्वेश्चन था। बट ये दोनों मेरे ऑप्शनल से भी रिलेटेड थे, क्योंकि मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल है और उसके साथ दिल्ली जो है मेरी स्टेट है, तो इसलिए तो यहाँ पर ये लगभग आपस में ना मिक्स हो गए, इस तरह के क्वेश्चन आए थे। एंड देन स्ट्रीट डॉग, और एक और जो प्रॉब्लम थी, जो जो दिल्ली के अंदर ये साइड के अंदर पूरी ये मार्केट्स लगती है ना रोड के साइड में, इन चीजों के ऊपर भी जो हमारे वेंडर्स हॉकर्स हैं, ये लोग इस तरीके से थोड़ा स्कैटर्ड तरीके से यहाँ पे रहते हैं, तो एक इस प्रॉब्लम के ऊपर भी मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था। तो दिस वाज ऑल फ्रॉम दिल्ली। बहुत ही कुछ स्पेसिफिक या टेक्निकल क्वेश्चन नहीं था, बट ये कोई मतलब मेरे से नहीं पूछा गया, बट इन जनरल हम देखते हैं कि जो जिस जगह का होता है ना, वहां से उसकी स्पेशलिटी के बारे में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और कभी कभी बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। जैसे कि सपोज अगर आपकी स्टेट या आपकी सिटी से कोई पर्टिकुलर फ्रूट फेमस है, या कोई पर्टिकुलर टेक्सटाइल, कोई साड़ी, कोई ड्रेसिंग स्टाइल, कुछ खाने पीने का, या किसी चीज को जीआई टैग मिला हुआ है, तो इस तरीके की चीजें ना आपको पता होनी चाहिए, या किस चीज का वहां से एक्सपोर्ट होता है, इम्पोर्ट होता है, क्या चीजें स्पेशल है, उस जगह का कल्चर। तो मैंने क्या किया था, जैसे दिल्ली है ना, तो दिल्ली के लिए वेरी ऑनेस्टली मैंने ना दो चीजें रेफर की थी। मैं आपको दिल्ली के एग्जांपल से समझा देती हूँ, वो आप अपनी उस पर अप्लाई कर लेना। दिल्ली के लिए ना मेरे को अपाला मिश्रा मैम के नोट्स मिल गए थे, तो एक तो मैंने वो पढ़ लिए थे एज इट इज, क्योंकि मैम ने ना दिल्ली वाले बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली उन्होंने दिल्ली वाले नोट्स बनाए हुए थे, अपने कुछ पेजेस उन्होंने शेयर किए थे, तो एक तो मैंने वो प्रिपेयर किए थे। तो बेसिकली उसके अंदर क्या था, और उसी में ना मैंने थोड़ा एड ऑन कर लिया था, क्योंकि एक साल के जो भी करंट अफेयर्स थे, या उस टाइम की जो हैपनिंग्स थी, या कुछ चीजें एक दो जो मुझे अपने पार्ट पे मिसिंग लगी, जो मुझसे मॉक्स में पूछी गई, तो मैंने उन सबको वहां पे एड ऑन कर लिया था उन्हीं के नोट्स में एक्चुअली। तो मैंने यहाँ पे दिल्ली, तो इसके अंदर मेनली क्या क्या चीजें आती हैं, आपको अपनी जगह के बारे में क्या प्रिपेयर करना चाहिए, मैं थोड़ा ब्रीफ में बता देती हूँ आपको। सी, आप है ना सिलेबस उठाओ, और सिलेबस के अंदर जो आपके टॉपिक्स है ना, पेपर वन वाइज आप वहां से स्टार्ट करो। आपका पहला आता है हिस्ट्री, तो आपकी जगह की हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए, आपकी जगह की पूरी ज्योग्राफी, देन वहाँ की सोसाइटी, वहाँ का सोशल सेटअप कैसा है, देन कम्स दी पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस, जो आपका पेपर टू है, ये आपको अपनी जगह के बारे में पता होना चाहिए। एंड देन पेपर थ्री के जो भी टॉपिक्स हैं, वो सारी चीजें, तो पेपर थ्री में आता है आपका इकोनॉमिक्स, सिक्योरिटी, डिजास्टर, एनवायरमेंट, साइंस, ये आपके कुछ बेसिक से टॉपिक्स हैं आपके पेपर थ्री के, ये आपको पता होने चाहिए। ये मतलब इन बेसिस पे ना आप अपनी जगह के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो, और ये ना बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन होगी, और ना एक तरीके से होगी, इन अ पर्टिकुलर मैनर, ये स्कैटर्ड तरीके से नहीं होगी कि कुछ भी आपको अपनी जगह का मिल रहा है तो आपने लिख लिया। अगर आप इस तरीके से प्रिपेयर करोगे अपने किसी भी प्लेस को, तो वो 101 लाइक 100% तो नहीं बोल सकते, बट यस 99% कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर हो जाएगा, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू वुड बी एबल टू आंसर देन। और बाकी अगर आपसे कुछ और इधर उधर से पूछा जाए जो आपको नहीं आता हो, जब आप मॉक्स वगैरह देंगे, तो वो आप इसी इंफॉर्मेशन में ऐड करते रहना। तो ये ना आप ब्लू शीट पे बना सकते हो, या फिर जो लोग डिजिटली ज्यादा एक्टिव होते हैं, तो आप अपने उसमें आईपैड में या कहीं पर भी नोट्स को बना सकते हो। सो दिस वाज द थर्ड पॉइंट, नो योर स्टेट सिटी विलेज। देन कम्स एनहांसिंग योर कम्युनिकेशन स्किल्स। सो ये मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, एक चीज बताती हूँ मैं आपको। मैंने ना एक मॉक दिया था, मैं नाम नहीं लूंगी डेफिनेटली कोचिंग इंस्टीट्यूट का, बट दैट मॉक वेंट वेरी बैड, एंड मुझे उसके अंदर बहुत ही बेकार नंबर मिले थे। तो वहां पर है ना, जो मुझे उन्होंने जो मुझे दिया था, मतलब वही है कि सी मॉक्स पे ना आप ज्यादा रिलाई नहीं कर सकते हो। मैंने सिर्फ 2-3 मॉक्स दिए थे, बिकॉज आई न्यू आई हैड दैट कॉन्फिडेंस इन माई पर्सनैलिटी, कि मॉक्स वगैरह से ना मुझे इतना फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो अच्छे हो बुरे हो या मुझे ज्यादा देने हैं। आई न्यू कि मैं फाइनल इंटरव्यू के अंदर अच्छा कर लूंगी, क्योंकि वहां पर अल्टीमेटली कॉन्फिडेंस देखते हैं, और वो लोग ना आपको अननेसेसरली ग्रिल नहीं करते हैं किसी चीज के ऊपर। एंड वेरी ऑनेस्टली मॉक इंटरव्यूज के अंदर ऐसा होता है, कुछ कुछ कोचिंग जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो तो बहुत ही ज्यादा फेमस है। इनफैक्ट जब आप इस लाइन में आओगे ना, अपने मेंस के रिजल्ट के बाद आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करोगे, सो देन यू विल रियलाइज कि एक्चुअली कुछ स्पेशली ऐसे नाम मेंशन होते हैं उनके पर्टिकुलरली, कि यहाँ पे मत जाना, अगर आपको अपना कॉन्फिडेंस गिराना है तो यहाँ चले जाना। सो मैं एक इंस्टीट्यूट में गई थी, और वहां पर जो मेरा फाइनल रिव्यू था ना, जो मुझे मेंबर सब लोगों से मिला था, दे सेड
एक्चुअली ना देयर वर फ्यू क्वेश्चंस जिनको मैं आंसर नहीं कर पाई थी, नॉट फ्यू एक्चुअली, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मैं आंसर नहीं कर पाई थी। लगभग आप ये मान सकते हो अगर मुझसे 15-20 क्वेश्चन पूछे थे ना, उसमें से 12 क्वेश्चन के अराउंड मैं आंसर नहीं कर पाई थी। आई कुड आंसर ओनली अबाउट 6 to 7 क्वेश्चंस, दैट्स ऑल। बाकी सब में मैंने ना सॉरी और नो बोला था, सॉरी सर, नो सर, कांट रिकॉल, ये सब चीज, इस तरीके की चीजें मैंने वहां पे बोली थी। तो उन्होंने एक मेंबर थे उसके अंदर, उन्होंने मुझे बोला कि प्रियंका, इंटरव्यू क्रैक करने के लिए ना आपको 3 चीजें चाहिए होती हैं। तो वो 3 चीजें क्या है? सबसे पहली होती है आपकी पर्सनैलिटी, गुड पर्सनैलिटी। गुड पर्सनैलिटी इन टर्म्स ऑफ अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ बहुत ही हसीन सुंदर और कोई हीरोइन या कोई हीरो दिख रहे हो, नॉट दैट। अपीयरेंस मीन्स द वे यू आर कैरिंग योर सेल्फ, द वे you are sitting, your body posture, your dressing sense, your hand gestures, so all of that basically आपकी थोड़ी सी physical appearance इन सब चीजों में कि आप कैसे अपने आप को present कर रहे हो, appearance in terms of that and not in terms of your looks and your beauty. Okay, so second thing is your communication skills, the way you are able to communicate, आप कितने अच्छे से ना अपनी बात को एक्सप्लेन कर पा रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। ओके, या माइक इज कनेक्ट, आई एम ऑडिबल ना? मेरी माइक में कुछ आवाज ये डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गया है? मेरी आवाज आ रही है? कैन एनीबडी जस्ट लेट मी नो कि एम आई ऑडिबल और नॉट? ओके ओके ओके, फाइन। So yeah, so first thing personality, your appearance, then is your communication skills, and third one is the knowledge. ऐसा उन्होंने मुझे बोला। एंड उनका जो रिव्यू था ना, ये 3 पॉइंट देने के बाद उन्होंने मुझे बोला कि प्रियंका आपके पास है ना ये पहली 2 चीजें तो बहुत अच्छी है, यू हैव अ गुड अपीयरेंस, गुड पर्सनैलिटी एंड वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एज वेल, बट द वन थिंग यू आर लैकिंग इज नॉलेज। सो ये उन्होंने मुझे बोला बिकॉज आई कुडंट आंसर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो कि मेरे ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से थे, और इधर उधर से थे, थोड़े से टेक्निकल एरा से क्वेश्चन थे जैसे कि अकाउंटेंसी वगैरह से, जिनको मैं आंसर नहीं कर पाई थी। तो इसके बेसिस पे उन्होंने मुझे ये रिमार्क दिया। सो अब आपको भी ना इन तीनों चीजों के ऊपर ध्यान देना है। सी अगेन आई वुड से कि नॉलेज जो है ना, जितनी आपके पास होनी होती है ना मेंस तक वो हो जाती है, उसके बाद आपकी नॉलेज में कुछ एडिशन नहीं होना होता, हल्का फुल्का इक्का दुक्का होना होता है, जिसके बेसिस पे ना आपके मार्क्स एक्चुअली डिसाइड भी नहीं होते हैं। तो ये जो ऊपर की 2 चीजें है ना, एक्चुअली यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके पास अच्छी होनी चाहिए। एंड द गुड पार्ट इज कि आप इनको अच्छा कर भी सकते हो। ये दोनों चीजें ना इम्प्रूवेबल है, आप इनको कितना भी इम्प्रूव कर सकते हो। तो अगर आपको लगता है कि आपकी अपीयरेंस में कुछ कमी है, तो आप उसको थोड़ा सा इनहैंस कर सकते हो। अंडरस्टैंड योर बॉडी टाइप, अंडरस्टैंड योर कॉम्प्लेक्शन, अंडरस्टैंड योर हेयर स्टाइल। तो किस तरीके की ड्रेसेस आपके ऊपर ज्यादा अच्छी लगेंगी? लड़कियां, कुछ लड़कियां फॉर्मल्स दे वियर दैट ब्लेजर सूट, देन कुछ साड़ी पहनती हैं, कुछ सूट पहनती हैं, तो दे शुड नो कि वो किस उसमें ज्यादा कंफर्टेबल है। जैसे मैं साड़ीज के अंदर बहुत कंफर्टेबल हूँ, या मुझे लगता है कि मेरे ऊपर साड़ी अच्छी लगती है इसलिए मैंने साड़ी वेयर की थी। बट जिस दिन मेरा इंटरव्यू था उस दिन बहुत सारी लड़कियों का इंटरव्यू था, एक्चुअली उस दिन लड़के कम थे और लड़कियां ज्यादा थी। तो उसमें से कुछ लड़कियों ने प्रॉपर ब्लेजर सूट पहना हुआ था, कुछ लड़कियों ने सूट पहना हुआ था। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सिमिलरली गोज दिस गोज विद द बॉयज, जो आप लड़के हैं, तो आप लोगों के ऊपर कौन सा कलर अच्छा लगता है? आपको व्हाइट सूट पहनना है, ब्लैक पहनना है, ब्लू पहनना है, ग्रे पहनना है, बेज पहनना है, जो भी फॉर्मल उसके अंदर आते हैं, जो कलर आपको अच्छे से सूट करे। आपका फेस उसके अंदर थोड़ा सा ना थोड़ा उठकर, जैसे हम बोलते हैं ना फेस थोड़ा उठकर आता है, या फिर अब वो वॉश आउट नहीं होता है, वो दैट कलर शुड नॉट वॉश आउट योर स्किन, योर बॉडी। सो ये सब ना बहुत छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जिनके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। उसके अलावा आप किस तरीके से बैठे हो, योर बॉडी पोस्चर, योर आपने बाल कैसे बनाए हैं, आप योर हैंड्स, योर नेल्स प्रॉपरली वो कट होने चाहिए, और इस तरीके की चीजें बहुत मैटर करती हैं। तो ये इन पे आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। देन कम्स दी कम्युनिकेशन स्किल्स, दी सॉफ्ट स्किल्स। यस, वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का पार्ट होता है। आप कितने अच्छे से बोल रहे हो, अगर आप बहुत रूड साउंड कर रहे हो, या फिर आप अपने अच्छे से आप अपनी बात को, सी मीडियम इज नॉट अ चैलेंज हियर, आपको ना वहाँ पे क्लियरली मेंशन है, आप अपना मीडियम चूज कर सकते हो, हिंदी या इंग्लिश कुछ भी।
तो मीडियम बिल्कुल भी कोई बैरियर नहीं होता है। चाहे आपने अपने पेपर इंग्लिश में लिखे हो तब भी आप हिंदी मीडियम चूज कर सकते हो। तो अगर आपको लगता है कि आप हिंदी में ज्यादा कंफर्टेबल हो बात करने में, देन चूज हिंदी। और अगर आपको लगता है कि इंग्लिश में आप ठीक हो, क्योंकि ना इंग्लिश भी वहां पर आपको कोई वो ऑक्सफोर्ड लेवल की इंग्लिश नहीं चाहिए, आपको बिल्कुल बेसिक सी इंग्लिश चाहिए जिसके अंदर आप अपनी बात समझा सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, जो आपके मेंबर्स होते हैं ना वहां पर, वो लोग भी ना बहुत ही सिंपली आपसे बात करते हैं, इतने प्यार से। मतलब मेरे वाला जो बोर्ड था, मेरा प्रीति मैम का बोर्ड था और जो बाकी मेंबर्स थे, गाइस ट्रस्ट मी ऑन दिस, इतने प्यार से ना कभी आपके घर वालों ने आपसे बात नहीं करी होगी, आपके किसी फ्रेंड ने या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ने आपसे बात नहीं करी होगी, जितने प्यार से वो लोग आपसे बात करते हैं। बहुत ही हम्बली, दे आर सो डाउन टू अर्थ पीपल। उस तरीके से वो लोग आपसे बात करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, तो अगर आप उनको उसी तरीके से आंसर करो विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट और समथिंग, अगर आपको किसी पॉइंट पे ऐसा होता भी है ना, कॉन्ट्ररी व्यूज उनके अलग है आपके अलग है, तो आप उसके अंदर है ना कुछ है ना लाइंस के एड ऑन्स होते हैं जो आप ऐड कर सकते हो अपनी लाइन में, कि सर आप जो बोल रहे हो वो भी बिल्कुल ठीक है, बट मुझे ऐसा लगता है इसके साथ ये भी होना चाहिए, या ऐसा भी हो सकता है, ये भी एक इसका अदर एंगल है जिस तरीके से मैं इस चीज को देखती हूँ। तो इस तरीके से ना कुछ ये पर्टिकुलर एड ऑन्स होते हैं। ये सब है ना कुछ साइकोलॉजिकल ट्रिक्स होते हैं। एक्चुअली मैं ना कुछ साइकोलॉजिकल ट्रिक्स के ऊपर बुक पढ़ती थी, कुछ बिहेवियरल चीजों के ऊपर। तो ना एक इनफैक्ट अभी करंटली मैं एक बुक रीड कर रही हूँ जिसके बारे में आपने सुना भी होगा, दैट इज 48 लॉज ऑफ पावर। दिस कम्स अंडर वन ऑफ द बेस्ट सेलर। आप चाहो तो ना इस अभी जो फ्री टाइम है ना, आप है ना कुछ इस तरीके की बुक पढ़ सकते हो कि 48 लॉज ऑफ पावर है। देन देयर इज एक ना कुछ इन्फ्लुएंशियल जो स्किल्स होती है ना, उनके ऊपर कुछ बुक्स आती है, हाउ टू इन्फ्लुएंस। तो आप है ना इस टाइप की कुछ जो बिहेवियरल और साइकोलॉजिकल बुक्स होती है ना, सामने वाले के बिहेवियर को समझने के लिए, और किस तरीके से आप अपने आप को प्रेजेंट करो कि आप है ना वहां पर बहुत ही मैग्नेटिक पर्सनालिटी आपकी लगे, तो उनके ऊपर आप कुछ बुक्स रीड कर सकते हो डेफिनेटली। तो ये अभी खाली टाइम में, बाद में तो टाइम नहीं मिलता है, जब आपका रिजल्ट आ जाता है बहुत कम टाइम होता है, 1-2 महीने का इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करने के लिए, और उसके साथ और बहुत सारी चीजें प्रिपेयर करनी होती है, मॉक्स देने होते हैं, तो ये सब नहीं हो पाता। तो अभी टाइम में आप ये सब अभी कर सकते हो, इस तरह की कुछ बुक्स रीड करो, तो आपको ना समझ आएगा कि कैसे आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करना होता है, या फिर अगर कोई आर्ग्यूमेंट आपसे कर भी रहा है तो उसको कैसे स्मार्टली आपको हैंडल करना है, कि वो जो सामने वाला इंसान है वो एकदम मतलब वो ना ऑफेंडेड फील करने की जगह इम्प्रेस्ड फील करे आपसे। तो इन सब की ना कुछ स्किल्स होती हैं, इन्हें कुछ कुछ चीजों के अंदर हम डार्क साइकोलॉजी भी बोलते हैं, बट इनको आप सिंपल साइकोलॉजिकल ट्रिक्स से समझ सकते हो। ठीक है। सो उसके अलावा आप कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे इनहेंस करो, सी इसके कुछ और भी तरीके होते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ना वहां पे बैठ के आपको उन लोगों से बात करनी है। और कुछ लोग होते हैं जो ना लिखने में बहुत अच्छे होते हैं, पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, बट बात करने में ना उतने अच्छे नहीं होते, स्पेशली जैसे कुछ इंट्रोवर्ट लोग होते हैं, तो वो लोग बहुत कम बोलते हैं। तो आप उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, क्योंकि वहां पर आपकी वो चीज नहीं चलेगी, अल्टीमेटली यू हैव टू आंसर ना, यू हैव टू प्रेजेंट, यू हैव टू गिव योर बेस्ट। तो आपकी वो इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट वाले बहाने वहां पे चलते नहीं है। तो आप क्या, एक ना मिररिंग होता है, दिस इज नोन एज मिरर प्रैक्टिस। सो आप अपनी कम्युनिकेशन के लिए दिस इज द बेस्ट वे, आप मिररिंग कर सकते हो, मिरर के सामने बैठो एंड जस्ट स्टार्ट टॉकिंग टू योरसेल्फ, खुद से कुछ भी चिट चैट करो, आपकी जो भी मन की बातें हैं, या फिर आप ये समझो कि सामने मिरर में ना कोई और बैठा है और आपको उससे कुछ बातें करनी है। इसका सबसे सिंपल तरीका होता है, कभी कभी ना हमें रैंडम चीजें याद नहीं आती, तो आप है ना कोई एक टॉपिक उठा लो, जैसे कि आप अपने ऑप्शनल का कोई टॉपिक उठा लो, या फिर करंट अफेयर्स का उठा लो सिंपल। जैसे कि मान लो कोई इनफैक्ट जो ओपिनियन बेस्ड टॉपिक होते हैं ना उस तरीके के, जैसे कि घूंघट प्रथा है, मान लो राजस्थान की, क्योंकि एक इंटरव्यू में ये पूछा था एक लड़की से, वो राजस्थान से थी, तो उससे ना घूंघट प्रथा के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप है ना अब ये समझो, आप मिरर के सामने बैठो और आप है ना समझो कि आपके सामने कोई स्टूडेंट बैठा है और उससे क्वेश्चन करो कि हाँ बताओ कि घूंघट प्रथा के ऊपर आपका क्या ओपिनियन है, और फिर खुद को समझ लो कि सामने टीचर और आप स्टूडेंट हो, एंड देन स्टार्ट आंसरिंग। उसकी आंखों में आंखें डाल के, आई कॉन्टैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सी आई कॉन्टैक्ट की ना ये भी एक साइकोलॉजिकल ट्रिक में आता है। सो व्हेन यू आर एबल टू मेक आई कॉन्टैक्ट विद द अदर पर्सन, यू ऑलरेडी सीम टू बी पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल, क्योंकि हर कोई आई कांटेक्ट नहीं कर पाता है। जब आप आंखों में आंखें डाल के बात करते हो ना, वो ऑटोमेटिकली ना आपको थोड़ा सा एक लैडर पे ना अप दिखाता है आपके कॉन्फिडेंस के टर्म्स में। ट्राई टू मेक दैट आई कांटेक्ट विद योरसेल्फ फर्स्ट एंड देन विद अदर्स।
और इसका एक दूसरा तरीका होता है, अगर आप मिररिंग नहीं कर सकते हो तो आप एक मतलब मिरर के अलावा ना आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हो। सी बहुत बार क्या होता है कि मिरर में तो आप सामने देख के बात कर रहे हो, बट आप उसको ना उसका पोस्ट एनालिसिस नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो चीज वहां पे आपने बोली, आपने अपने आप से बात करी, उसके बाद वो खत्म हो गई। तो आप पोस्ट एनालिसिस कैसे करोगे? उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप है ना एक अपना फोन लो, अपना सेल्फी कैमरा ऑन करो एंड स्टार्ट रिकॉर्डिंग योरसेल्फ। आप है ना सेल्फी में रिकॉर्ड करो, सेल्फी वीडियो, क्योंकि इसका आप पोस्ट एनालिसिस कर सकते हो। आप है ना लगभग 10 से 15 मिनट अपना फोन, अपना कैमरा ऑन करके खुद से बात करो किसी भी टॉपिक के ऊपर, चाहे तो आप अपना कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट रिवाइज कर लो, या अगेन करंट अफेयर, या आप अपनी कोई हॉबी उठा लो और अपनी हॉबी के ऊपर ना, जैसे छोटे बच्चों को बोलते हैं ना, बेटे इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, या 10 लाइन्स बोलो अपनी हॉबी के ऊपर, या 10 लाइन्स अबाउट योर सेल्फ। बचपन में इस तरीके की चीजें करते थे ना, तो यही करना है। अब भी फोन ऑन करो एंड स्टार्ट स्पीकिंग 10 लाइन्स अपनी हॉबी के बारे में या खुद के बारे में, जो भी आपको अपने बारे में पसंद है, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेसेस। ये अभी हम करेंगे, ये नो योर सेल्फ में आता है। दिस इज दी स्वॉट एनालिसिस, इसको ना स्वॉट एनालिसिस बोलते हैं। ये आपको जरूर करना है अपने बारे में, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। ये सबसे मतलब दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो आप कर सकते हो अपने लिए। सो ये हो गया एक आपका सेल्फी वीडियो। उसके अलावा एक तरीका और क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम इरेज कर लेते हैं यहाँ पे। जो तीसरा तरीका है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा बनाने का, क्योंकि ना वहां पर आपको एक्चुअली एक ग्रुप टाइप ऑफ कॉन्वर्सेशन होती है, ऑल्दो आपसे एक बार में एक ही इंसान बात करता है, बट स्टिल वहां पर आपको ऐसे फीलिंग आएगी क्योंकि आप एक ग्रुप के बीच में बैठे हो, वहां पे 5 मेंबर है और छठे आप हो, तो टोटल 6, मतलब 6 पीपल एक कमरे के अंदर, तो काइंड ऑफ अ ग्रुप। तो आप है ना, अगर आप ग्रुप स्टडी करते थे या फिर नहीं भी करते थे, तो कोशिश करो कि आप है ना 3-4 लोगों के टच में आ जाओ, थोड़ा सा अपने आप को सोशल कर लो ऑन टेलीग्राम और समवेयर एल्स, कहीं से भी अरेंज कर सकते हो। तो ना अगर पॉसिबल है, मतलब ये कोई कंपल्सरी चीज नहीं है क्योंकि बहुत लोग नहीं कर पाते हैं, पर अगर आपके पास फ्रेंड्स हैं तो आप 3-4 जने जो साथ में प्रिपेयर कर रहे हो या जिन्होंने मेंस लिखा हो, वो तो और बेस्ट ग्रुप होगा। आप लोग है ना आपस में डिस्कस करो बैठ के। ये ना हम ना एक गेम खेलते थे, इंटरव्यू गेम। तो हम लोग क्या करते थे, एक जना इसके अंदर ना स्टूडेंट है और बाकी के जो 3 या 4 लोग हैं वो मेंबर्स हैं। तो वो चारों ना क्वेश्चन पूछते थे और फिर हम एक उसमें से ना आंसर करता था, हम उसको अपना डैफ दे देते थे, और फिर वो 4 जने ना हमसे ऐसे इंटरव्यू पैनल की तरह हमसे क्वेश्चन पुट अप करते थे। उसके बाद फिर हम ये एक्सरसाइज दूसरे के साथ करते थे, फिर हम 4 जने जो है पैनल बन जाते थे और जो दूसरा है उसको स्टूडेंट बना देते थे। तो इस तरीके से ना हम ग्रुप में प्रिपेयर करते थे इसको। पर अगर आपके पास ये चीज नहीं भी है ना, फ्रेंड्स वाली चीज नहीं है, तो अगर आपको लगता है आपकी फैमिली में कोई ऐसा है जो आपके लिए ये चीजें कर सकता है, आपके भाई बहन, आपके कजन्स, आपके पेरेंट्स, अगर आपके पेरेंट्स थोड़े पढ़े लिखे हैं, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कहीं और से इस चीज को अरेंज कर सकते हो। और अगर वो थोड़े पढ़े लिखे हैं, या आपसे कोई भी, जरूरी नहीं कि वो इंग्लिश में आपसे बात करे, हिंदी में अगर वो जनरल क्वेश्चन भी आपसे पूछ पा रहे हैं, जैसे मैं और मेरे पापा ये बहुत डिस्कशन करते थे। मेरे पापा बहुत एक्टिव रहते हैं न्यूज और करंट अफेयर्स वगैरह को लेकर, और उनके बहुत ही कुछ फर्म ओपिनियंस होते हैं बहुत सारी चीजों पे। तो वो मैं और मेरे पापा डेली की हाफ एन आवर की एक्सरसाइज हम करते ही करते थे। हमारा एक भी दिन मिस नहीं हुआ मेंस के बाद से लेके मेरे इंटरव्यू तक, जब हमने किसी पर्टिकुलर चीज के ऊपर डिस्कशन ना किया हो, तो वो हम जरूर करते थे। तो आप ऐसी भी कोई चीज कर सकते हो अपनी फैमिली मेंबर के साथ। सो ये कुछ तरीके हैं जिससे, बेसिक तरीके जिससे आप अपनी इसको इनहांस कर सकते हो कम्युनिकेशन को। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट इज नो योर सेल्फ। इसमें आपको क्या करना है नो योर सेल्फ के अंदर? सी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप खुद को नहीं जानते हो ना, तो आप कुछ नहीं जानते हो, आप ये समझ लो। जो इंसान खुद को नहीं जानता होता है वो किसी और को कभी नहीं समझ पाता है, अकॉर्डिंग टू बिहेवियरल साइंस। तो इसमें आपको क्या करना है, सी एक ना स्वॉट एनालिसिस होता है। सबसे पहले तो आप वो करो अपने बारे में। सी गाइस, इसके अंदर ना 2 चीजें आती हैं। एक आता है आपका पर्सनालिटी का ये वाला पार्ट, और दूसरा आता है आपका फैक्चुअल पार्ट। ठीक है, तो ये जो फैक्चुअल पार्ट है ना, इसमें आपका क्या आता है, इसमें ना आपका नाम, पता, आपकी जगह और आपका एड्रेस, ये सब चीजें, इन सब चीजों के बारे में ना डिटेल इन्फॉर्मेशन। डिटेल से क्या मतलब है, जैसे कि आपका नाम है, तो आपके नाम का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, उसका ओरिजिन, उसके बारे में सब कुछ। जैसे सपोज मेरा नाम प्रियंका है, तो ये तो बहुत ही कॉमन नेम है, और प्रियंका का सिंपल सा मतलब है जो प्रिय है, जो सबको पसंद है, वो प्रियंका, दैट इज सिंपलेस्ट मीनिंग ऑफ प्रियंका। बट ये ना एक बुद्धिस्ट ओरिजिन से आया ये नाम।
तो मैंने जब अपने नाम की स्टडी की थी तो वहाँ से मैंने देखा था ये बुद्धिस्ट ओरिजिन से आया है और इसका एक पूरा बैकग्राउंड था जो मैंने लिख लिया था। बट मुझे पता था कि मुझसे इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछेंगे बिकॉज़ प्रियंका एक बहुत ही नॉर्मल सा एक अंडरस्टूड सा नाम है। बट कुछ लोगों के नाम बहुत डिफरेंट होते हैं या फिर उनका कुछ एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है। अगेन जैसे कि अपाला मिश्रा मैम, तो अपाल उन्होंने अपना नाम प्रिपेयर किया था बहुत अच्छे से, अपाला के बारे में उन्होंने पूरी इन्फॉर्मेशन गैदर की थी। तो उस तरीके से आप अब आपका नाम चाहे कितना भी ऑर्डिनरी हो, कुछ भी हो, आप कोई भी चीज़ ऐसी छोड़ नहीं सकते हो, तो प्रिपेयर योर नेम। उसके अलावा आपका ना जैसे मेरा एड्रेस है, सपोज़ मेरा ना जो अपार्टमेंट का नाम है समहाउ दैट इज़ श्री हरि। तो मेरा ना ये इस चीज़ तक को मैंने प्रिपेयर किया था कि एक्चुअली हरि हम बोलते किसको हैं, तो हम विष्णु भगवान को हरि बोलते हैं। और मेरी अपार्टमेंट का ये नाम क्यों है, कहाँ से आया, कैसे पढ़ा। सिमिलरली मेरा स्कूल महाराजा अग्रसेन, तो महाराजा अग्रसेन कौन थे? तो महाराजा अग्रसेन के बारे में मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन गैदर की थी का उनका जो भी जिस टाइम पे वो थे, चाहे वो एक रियल पर्सनैलिटी थे या फिर जैसे महाभारत काल से रिलेटेड है वैसे, ये लोग तो कुछ लोग इनको स्टोरी की फॉर्म में भी देखते हैं। तो जो भी आपका है, आपका स्कूल, कॉलेज, देन अगेन फिर मेरा कॉलेज था केशव महाविद्यालय। सो व्हाट इज केशव और ये नाम कैसे पड़ा, हु वाज केशव, कहाँ से आया? तो ये फ्रीडम फाइटर के नाम पे नाम पड़ा था एक्चुअली मेरे कॉलेज का। तो इस तरीके से ना आपको जो आपकी ये आपके बारे में आज तक की रही है ना फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, आपका जो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है आपने वो क्यों लिया, क्या था, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। दिस इज काइंड ऑफ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन अबाउट योरसेल्फ। सिमिलरली आपके पेरेंट्स, जैसे मेरे पापा का नाम ना श्रवण है, तो बेसिकली दिस कम्स फ्रॉम श्रवण कुमार, जो आपने देखा होगा ना रामायण के अंदर श्रवण कुमार जिसके अंधे माँ बाप को वो तीर्थ यात्रा पे लेकर जाता है, वहां से ये नाम आया था। तो श्रवण का एक्चुअली मीनिंग या ये कहाँ से कौन से कैरेक्टर से है, ये सब चीजें आपको पता है। सिमिलरली मेरी मम्मा का नाम नीलम है, तो मैंने नीलम को भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नीलम। और नीलम एक स्टोन भी होता है, उसका क्या मतलब है, उसका क्या रेलेवेंस है। तो उस तरीके से ना आप जो बेसिकली आपके डैफ में जितनी भी चीजें लिखी जाएंगी ना, एक एक वर्ड का मीनिंग, इनफैक्ट आपका पोस्टल एड्रेस, आपका जो कोड है, जैसे मान लो अगर मेरे यहाँ का कुछ भी मान लेते हैं, हम एग्जाम्पल लेते हैं 001, तो ये 001 एग्जैक्टली क्या है, ये कितना एरिया इसके अंदर कवर होता है, कहाँ से कहाँ तक आता है। तो ये सब चीजें ना आपको पता होनी चाहिए, ईच एंड एवरी डिटेल मेंशन्ड इन योर डैफ, ईच एंड एवरी वर्ड, और उसका मतलब आपको पता होना चाहिए। दैट इज द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। ठीक है। उसके बाद आपकी आती है दिस स्वॉट एनालिसिस, जो एक्चुअली आपकी पर्सनैलिटी के बारे में है। तो ये स्वॉट एनालिसिस का मतलब आपको पता होगा ना, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। ये आपको करना है। ये ना एक पेज लो और उस पेज को ना ऐसे 4 पार्ट में डिवाइड करो, ऐसे लाइक दिस, ऐसे एक प्लस का साइन बनाओ एंड देन इसके अंदर कॉलम वाइज इस तरीके से ना स्वॉट एनालिसिस। तो राइट योर स्ट्रेंथ हियर, आप अपनी 4-5 स्ट्रेंथ लिखो वहां पर, अगर क्योंकि कभी कभी आपसे पूछ लेते हैं कि व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, और उसके अलावा वीकनेस जरूर पूछेंगे, चाहे स्ट्रेंथ पूछे ना पूछे लेकिन वीकनेस पूछेंगे। तो वीकनेस भी आपको अपने बारे में पता होनी चाहिए और इसको ना बहुत स्मार्टली लिखना कि आपकी क्या वीकनेसेस हैं, और उन वीकनेसेस को ना आपको वहां पे एक्चुअली आंसर कैसे करना होता है। तो आप अपनी वीकनेस सिर्फ बता के छोड़ नहीं सकते हो। पहली बात तो अपने बारे में ऐसी वीकनेसेस लिखना जो आपको जो सच भी हो, बिल्कुल झूठ नहीं लिखना है यहाँ पे मार्क्स गेन करने के लिए, क्योंकि वो दिख जाएगा कि आप झूठ बोल रहे हो। तो आप कुछ जेन्युइन वीकनेस लिखना अपनी, लेकिन कुछ ऐसी जिनको इम्प्रूव किया जा सकता है टाइम के साथ। तो जैसे कि सपोज मैं अगर अपनी कोई वीकनेस मान लो ओवर थिंकिंग है, ठीक है, तो ओवर थिंकिंग एक वीकनेस, कुछ लोग इसको ना अपनी वीकनेस में लिखते हैं। तो इसके लिए ना आप ये लिख सकते हो कि समटाइम्स आई ओवर थिंक अलॉट, या फिर समटाइम्स ना आप एक ना माइक्रो मैनेजमेंट भी एक वीकनेस होती है। कुछ लोगों की ना आदत होती है बिल्कुल छोटी छोटी चीजों को ना मैनेज करने की, उसे माइक्रो मैनेजमेंट बोलते हैं। कुछ लोग उसे अपनी वीकनेस में ही देखते हैं। तो अगर आप ये भी बोल रहे हो तो इसके साथ, इन चीजों के साथ है ना, आपको ये ऐड करना होता है कि सर या मैम आई एम वर्किंग ऑन दिस टू इम्प्रूव दिस, एंड मैंने कुछ टाइम से ऐसी कुछ चीजें करी है जिनके बेसिस पे पहले से ये चीजें इम्प्रूव हुई है। जैसे ओवर थिंकिंग के लिए बोला जाता है ना कि आप थोड़ी सी मेडिटेशन कर सकते हो, आप थोड़ा टाइम नेचर के साथ स्पेंड करो, थोड़ा अपने पेरेंट्स के साथ या जिनके साथ भी आप कंफर्टेबल हो उनसे बात करो। तो जब आपका माइंड रिलैक्स रहता है, जब आप उस रिलीफ वाली फीलिंग में होते हो, तो आप लोग कम ओवर थिंक करते हो। जब आप टेंस्ड होते हो ना, देन वी ऑलवेज यूज टू ओवर थिंक।
तो उसी तरीके से ये माइक्रो मैनेज होता है। तो माइक्रो मैनेजमेंट के अंदर भी आप इस तरीके से बोलते हो कि मैंने इसके ऊपर काम करना शुरू करा है, कुछ-कुछ चीज़ों को अब मैं उस तरीके से माइक्रो मैनेज नहीं करते हो आप, या आपने क्या एग्ज़ैक्टली ऐसा किया है जो आप अपने लिए खुद फाइंड आउट करो। क्योंकि ये मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया, दीज़ आर नॉट माय वीकनेसेस, तो वरना मेरी जो वीकनेस थी उसके अकॉर्डिंग मैंने उसका आंसर प्रिपेयर किया था। तो सिमिलरली अपॉर्चुनिटीज, क्या-क्या चीजें ऐसी है जो आप अपॉर्चुनिटीज में कंसीडर करते हो, आप है ना स्ट्रेंथ को ही अपनी अपॉर्चुनिटी बना सकते हो। तो आप अपनी स्ट्रेंथ के बेसिस पे कुछ बता सकते हो अपनी अपॉर्चुनिटी, और जो वीकनेस होती है ना वही आपके थ्रेट का पार्ट बन जाती है। तो उस तरीके की चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये स्वॉट एनालिसिस आपको अपने बारे में जरूर करना है। उसके अलावा देन कम्स द लास्ट पॉइंट इज योर ऑप्शनल रिवीजन। सी, ये करंट अफेयर और ये ऑप्शनल रिवीजन जो है ना, ये आपकी ऐसी चीज है कि आपका मेंस क्लियर हो या ना हो, ये आपको दोनों जगह हेल्प करने वाला है। मैंने नेक्स्ट उसके अंदर यही लिखा है, क्योंकि नेक्स्ट हमारा प्रीलिम्स के बारे में हम बात करेंगे कि जिनको ऐसा लगता है कि वो लोग श्योर नहीं है उनका मेंस निकलेगा, या वो लोग रिजल्ट के लिए वेट करना चाहते हैं उससे पहले, ये सब चीजें, क्योंकि ये बिल्कुल इंटरव्यू स्पेसिफिक चीजें हैं, ये वो नहीं करना चाहते। उन्हें लगेगा कि टाइम वेस्ट है, कुछ है, पहले देख लेते हैं कि क्या रिजल्ट रहता है। तो उनको भी ना अपना टाइम ऐसे वेस्ट नहीं करना है। वो लोग अभी तो इंटरव्यू के बारे में मेनली यही चीजों के बारे में मुझे बात करनी थी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो। सो नेक्स्ट इज प्रीलिम्स। तो जो जिन लोगों का मेंस क्लियर नहीं होगा या जिनको ऐसा लगता है नहीं होगा, तो वो लोग डेफिनेटली ये प्रीलिम्स 2024 टारगेट कर रहे होंगे। तो अगर ये भी क्लियर होता है उसके बाद फिर से आपको मेंस भी लिखना है। तो आपको बेसिकली अकॉर्डिंगली ऐसे स्टार्टिंग से प्रिपेयर करना होता है, बट आप स्टार्टिंग वाले लेवल पे हो नहीं, आप एक बहुत ऊपर लेवल पे हो अगर आपने मेंस लिखा है तो आप इसके अंदर अब ये 2 महीने में आप करंट अफेयर्स और अपने ऑप्शनल को बहुत अच्छे से रिवाइज कर लो, क्योंकि ये आपको अल्टीमेटली आगे तक हेल्प करने ही वाला है सारी चीजों में। और लेकिन उसके अलावा ना एक आप चीज कर सकते हो जो बिल्कुल प्रीलिम्स स्पेसिफिक होगी। अगर आपको लगता है कि आपको 2024 का प्रीलिम्स लिखना है, तो आप है ना अपने वीक एरियाज को कवर कर सकते हो। जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता तब तक यू कैन कवर योर वीक एरियाज। इन व्हाट सेंस, कि जैसे सपोज आपको लगता है वीक एरियाज, एक इसमें कोई टेक्निकल सब्जेक्ट तो है नहीं जिसके लिए आपको ऐसा लगे कि कुछ क्या वीक है। अगर मान लो अगर आपका फिजिक्स ऑप्शनल है या मैथ्स ऑप्शनल है, तो उसमें डेफिनेटली कुछ ऐसे वीक टॉपिक्स होते हैं, उनको आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, बट वो ऑप्शनल के पार्ट में आ जाते हैं। अगर हम जीएस की बात करें ना, तो कुछ लोगों को ना जैसे पॉलिटी थोड़ी मुश्किल लगती है, या हो सकता है उन्हें याद नहीं रहती है। कुछ लोगों को बहुत ईजी लगती है, जैसे मुझे बहुत ईजी लगती थी पॉलिटी, इनफैक्ट दिस वाज माय फेवरेट सब्जेक्ट। तो मुझे थोड़ा सा ना ज्योग्राफी कभी कभी डिफिकल्ट लगती थी, स्पेशली दी टेक्निकल पार्ट्स ऑफ ज्योग्राफी, जो फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर आते हैं, उनको समझना या उन कॉन्सेप्ट्स को याद रखना, फिर उसके डायग्राम्स के थ्रू उनकी प्रैक्टिस करना। तो वो थोड़ा सा मुझे मुश्किल लगता था, इंटरेस्टिंग भी लगता था। तो उस तरीके से आप अपना फाइंड आउट करो कि आपको थोड़ा मुश्किल क्या लगता है, या क्या चीज आपकी वीक है। जैसे प्रीलिम्स के पेपर में ऐसे कौन से पर्टिकुलर सेक्शन के क्वेश्चन है जो आप आंसर नहीं कर पाते हो या आपके जनरली गलत होते हैं। उसके अंदर एक सबसे बड़ा आता है हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री इतना फैक्चुअल है कि वो कभी सही नहीं हो पाता या आपको याद नहीं रहता। तो आप है ना थोड़ा सा हिस्ट्री के ऊपर हार्ड वर्क पुट इन कर सकते हो, आप थोड़ी और बुक्स पढ़ सकते हो, या आपने जो बुक्स पढ़ी हैं आप उनको रिवाइज कर सकते हो। तो आप ज्यादा से ज्यादा अपनी वो रिवाइज करो। आप आर्ट एंड कल्चर भी कुछ लोगों को डिफिकल्ट लगता है, कुछ लोग तो छोड़ ही देते हैं आर्ट एंड कल्चर को, बट ये काफी इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। इनफैक्ट मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है आर्ट एंड कल्चर, तो आप इसको पढ़ सकते हो। उसके अलावा इकोनॉमिक्स है, जो नॉन साइंस वाले बच्चे हैं उनको इकोनॉमिक्स थोड़ी सी मुश्किल लगती है, तो आप इकोनॉमिक्स के लिए ना बेसिक पढ़ सकते हो, मैंने रमेश सिंह बताई थी इसके अंदर। एंड उसके साथ विजन का वैल्यू एडिशन मटेरियल, इस टाइम पे आप वैल्यू एडिशन मटेरियल भी पढ़ सकते हो। वो आपको ना मेंस सॉरी आई मीन इंटरव्यू में भी आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि आपका वहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चन ना बहुत ही जनरल से कुछ क्वेश्चन होते हैं चीजों को इम्प्रूव करने के ऊपर या उनकी प्रॉब्लम्स बताने के ऊपर। और इस टाइप की चीजें ना ये वैल्यू एडिशन मटेरियल के अंदर हर एक टॉपिक के ऊपर ना डिटेल में लिखी हुई है, और ये चीजें ना ओवरलैपिंग होती हैं। जैसे कुछ प्रॉब्लम्स है ना वो इस सेक्टर में भी है उस सेक्टर में भी है, कुछ ओवरलैपिंग प्रॉब्लम्स है और उनके ओवरलैपिंग सॉल्यूशंस भी हैं, कि एक कोई सॉल्यूशन है वो सारी चीजों के अंदर अप्लाई हो जाता है बहुत बारी। तो आप है ना इस तरीके की चीजों के ऊपर काम कर सकते हो, कुछ ऐसे रेडीमेड प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस हैंडी प्रिपेयर कर सकते हो, जो आपको ना इंटरव्यू में भी हेल्प करेंगे आंसर देने में। तो सी, वैसे तो यूपीएससी की ना तीनों स्टेजेस की जो प्रिपरेशन है वो इंटरलिंक्ड है। ऐसा कुछ भी नहीं है स्पेसिफिकली जो खाली इंटरव्यू के लिए और वो आपको कहीं और काम नहीं आएगा। एक दो चीजों को छोड़ के, जैसे आपकी अचीवमेंट एक सेक्शन होता है वहाँ पे, जिसके अंदर आपने कभी कोई अवार्ड वगैरह जीता है तो आप उसको मेंशन करते हो, उसको प्रिपेयर कर लेते हो।
देन आपकी हॉबीज होती हैं, तो हॉबीज से आपका प्रीलिम्स और मेंस में इतना कुछ लेना देना नहीं है ऑब्वियसली। तो बस एक दो इन चीजों को छोड़ के बाकी सब चीजें ना आपकी इंटरलिंक्ड है, क्योंकि इंटरव्यू जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपका डैफ से आए, बहुत बार डैफ से बिल्कुल भी इंटरव्यू नहीं आता है और वो दूसरी चीजों से आता है, जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशंस, इकोनॉमिक्स, या कुछ भी हमारा जो जियो पॉलिटिकल सेटअप है पूरा, उन सब चीजों से हमारे क्वेश्चन और प्रॉब्लम्स जो उठकर आते हैं। जैसे विमेन एम्पावरमेंट एक फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है, विमेन एम्पावरमेंट से बहुत बार क्वेश्चन आ जाते हैं मुझसे भी। मेरा तो पूरा लगभग मोर देन हाफ ऑफ माय इंटरव्यू वाज ऑन विमेन एम्पावरमेंट, क्योंकि मेरा इंटरव्यू 9th मार्च को था और 8th मार्च को विमेन इंटरनेशनल डे होता है और उस दिन छुट्टी थी, उस दिन एक्चुअली कोई इंटरव्यू हुए नहीं थे। तो इसीलिए ये विमेन वाले जो जितने भी क्वेश्चन है ना, आई गेस वो नेक्स्ट डे शिफ्ट हो गए थे। तो मेरा आधे से ज्यादा इंटरव्यू, इनफैक्ट चेयर मैम जो थी हमारी, प्रीति मैम, उन्होंने मुझसे विमेन एम्पावरमेंट से ही क्वेश्चन पूछने स्टार्ट किए थे। और मैंने थैंकफुली मैंने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ था, और मैं ना एक टाइम पे ब्लॉग्स लिखा करती थी इस चीज के ऊपर। तो ये मेरा काफी स्ट्रॉन्ग टॉपिक था, तो आई गेस इस चीज ने मतलब मुझे हेल्प किया, या मे बी मैं अच्छे आंसर दे पाई, स्कोरिंग गुड। बट ये सब अल्टीमेटली वही है, व्हेन डेस्टिनी फेवर्स यू। तो जब ना सितारे आपकी डायरेक्शन में होते हैं तो सब चीजें ऑटोमेटिकली दे फॉल इन प्लेस। तो कुछ ऐसा था मेरे साथ इंटरव्यू में, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था, क्योंकि एज फार एज आई रिमेम्बर मैंने एक भी क्वेश्चन में ना नो नहीं बोला था, नॉट इवन इन अ सिंगल क्वेश्चन, क्योंकि मुझसे कोई भी फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया था। पूरा का पूरा ना मेरा ओपिनियन बेस्ड इंटरव्यू था, कि मैं क्या सोचती हूँ चीजों के बारे में। तो ओपिनियन में यू कांट से नो, क्योंकि वो कोई येस नो जैसी चीज ही नहीं है। आप जो सोचते हो बता दो, अगर उन्हें सही लगे अच्छी बात है, गलत लगे तो भी उन्हीं के ऊपर है, वो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हो। बट बस आप कॉन्फिडेंस और ऑनेस्टी के साथ अपनी बात उनके सामने रख दो। तो इसीलिए मेरा कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था फैक्चुअल या इंफॉर्मेशन लोडेड जहाँ पे ना मुझे नो बोलना पड़ा हो। तो आई वॉज वेरी हैप्पी इनफैक्ट आफ्टर माई इंटरव्यू कि बहुत अच्छा हुआ है, एंड थैंकफुली उसके अकॉर्डिंग मेरे मार्क्स भी आ गए, मे बी जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो मैं इस दिन के लिए बहुत थैंकफुल हूँ। आई ऑलवेज से दैट दिस डे, मेड माई लाइफ। सो इसलिए कोई किसी भी स्टेज को ना आप लाइटली नहीं ले सकते हो। ऑल्दो आपकी रैंक वगैरह सब आपके ना मेंस पे डिपेंड करता है, आपके मेंस के मार्क्स पे, वो जितने अच्छे होंगे तो आप इंटरव्यू पे कम डिपेंडेंट होगे, क्योंकि ये बहुत ही सब्जेक्टिव चीज है। बट स्टिल जो चीज चली गई अब वो तो चली गई, मेंस चले गए, हो गए जैसे होने थे। अब आपके हाथ में एक और चीज है, तो आप इसको भी अपने पार्ट पे अपना बेस्ट देकर आओ, बेस्ट तरीके से प्रिपेयर करो। बाकी तो जो आपके किस्मत में लिखा होगा, या अगर आप इन केस यू बिलीव इन डेस्टिनी, या जैसे भी आप वहां पे करके आओगे वो आपके हाथ में नहीं है। सो यू कांट कंट्रोल द अनकंट्रोलेबल। बट जो आप कंट्रोल कर सकते हो वो है आपकी प्रेपरेशन, उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। तो वो आप अच्छे से करो, जितना समझ सकते हो, जितनी चीजें इसके अंदर मैंने बताई है आपको, स्पेशली जो इंटरव्यू वाली चीज पे हमने बात की है, इन चीजों के बारे में। सी मैंने ना यहाँ पे लिखा है प्रेप योर सेल्फ अप फॉर नेक्स्ट प्रेप। तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन हम जनरली कब करते हैं, जब मेंस का रिजल्ट आ जाता है और आपको इंटरव्यू देना होता है, वो आपकी नेक्स्ट प्रिपरेशन मानी जाती है। तो वो कब अच्छी होगी, व्हेन यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो अपने आप को मेंटली, फिजिकली, इमोशनली आप अपने आप को प्रिपेयर करो। सो प्रेप योर सेल्फ अप फॉर दिस प्रिपरेशन। और ये जो आप चीजें करोगे ना, ये आपकी अल्टीमेटली ना आपको प्रिपेयर करेंगी उस फर्दर प्रिपरेशन के लिए। जैसे कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अगर आप अभी से अच्छी कर लोगे, तो आप थोड़ी सी प्रिपरेशन के बाद ही आप मॉक इंटरव्यूज देना स्टार्ट कर सकते हो। आपके पास वो कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ आप जाके बात कर सकते हो, वरना जनरली तो मॉक इंटरव्यूज देने की ही हिम्मत नहीं आती है। उसके अलावा आपका ये ऑप्शनल, आपके करंट अफेयर्स वगैरह स्ट्रांग होंगे, तो आपको ना वो नॉलेज डेफिसिट भी फील नहीं होगा, क्योंकि ज्यादातर वहां पे ना इन चीजों के ऊपर से क्वेश्चन आता है, जो करंट में चल रहा होता है वही चीजें वो लोग पूछते हैं। सिमिलरली आपका ये स्टेट वगैरह टाइप की चीजें, ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं। आपकी हॉबीज, आप उसको प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको बहुत रटना नहीं पड़ेगा कुछ, क्योंकि वो नेचुरली आपकी पर्सनैलिटी में ना बिल्ड हो जाएगी वो सारी चीजें। तो ये सब आप कर सकते हो। आई गेस दिस मच इज येस इनफ। अगर आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हो।